हेलो, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ अच्छे से दिख रहा होगा, आप सकुशल होंगे। मैं इस समय स्टार्ट करने चल रहा हूँ भारतीय इतिहास का एनसीईआरटी। जैसे मैंने प्रॉमिस किया है कि अब एनसीईआरटी पहले होगा। ज्योग्राफी चल रहा है अपने स्थान पे। ज्योग्राफी 11th की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें मैंने लेक्चर 5 तक डाल दिया है। अफवाह तंत्र का डाल दिया है, अफवाह तंत्र का सेकंड पार्ट भी बना दिया हूँ, डाल दिया हूँ उसको भी। उसको जाके देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ये इतिहास का पढ़ाने चल रहा हूँ। इतिहास 12th की बुक है ये। 12th की बुक से मैं आपको इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12th का भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का है क्लास 12th का। इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में तथा कला और संस्कृति के बारे में ये वीडियो रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट होता है इस टॉपिक के साथ, ईंट, मनके और अस्थियाँ। शुरुआत कहाँ से होगा आप ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से ही शुरुआत होगा। हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत होगा। तो इसलिए आपको हड़प्पा मैंने पढ़ा दिया है, 1-2 वीडियो जो डाले थे उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो। और ये एनसीईआरटी बेस है, इसलिए रिपीट हो रहा है ये वीडियो। इन चीज़ों को मैंने बता दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पुरावस्तु थी। पुरावस्तु मतलब प्राचीन वस्तु थी, विशेष पुरावस्तु थी। सेल खिड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों में पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र या ऐसी लिपि का चित्र उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी संस्कृति के बारे में हम लोग अभी तक वहाँ पे जो लिपि थी या जो भी था हम लोग गेस किए हैं। हम जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो गेस किए हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में लिपि का विकास हुआ था। लिपि यानी लिखने की शैली, लिखने का विकास हो गया था। लिखने पढ़ना ये लोग जानते थे, लेकिन हम लोग अभी वो चीज़ पढ़ नहीं पाए हैं कि ये लोग क्या लिखते थे, उसको नहीं पढ़ पाए। क्योंकि इनकी लिखावट जो होती थी आकृतियों के आधार पर हुआ करती थी, विशेष आकृतियाँ होती थी। आकृतियाँ की संख्या मैक्सिमम संख्या 400 है। 350 से 400 संख्या 350 से 400 ऐसी आकृतियाँ हैं जिनका प्रयोग लिपि के रूप में यानी लिखावट के रूप में किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक आधुनिक विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। इसलिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें उनके मुहरों, सैल आदि से हम करते हैं। क्या होता है कि जैसे आप देखिएगा, जो चीज़ें जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जो मांस मनुष्य है वो कुछ समय बाद वो जैविक रूप से गल जाता है, या मनुष्य हुआ, पेड़ पौधे हुए, या बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जो समय के साथ विलीन हो जाती हैं। लेकिन पत्थर या मिट्टियाँ जो होती हैं वो अपने आकार को हमेशा के लिए लंबे समय तक रख सकती हैं। तो इसलिए लिपि हड़प्पा संस्कृति जानने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया। पत्थर, मृदभांड, यही सब इनके आधार पर ही किया गया। लिख रहे हैं सैलखड़ी नामक एक पत्थर है जिनसे मोहर बनाए। सैलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, मुलायम पत्थर है। आगे बात हुई है इसकी, मैं चर्चा करूंगा। मुलायम पत्थर है जिसका प्रयोग मोहरों के रूप में किया गया है, जिस पे चित्र, किसी जानवर का चित्र या फिर ऐसी लिपि का चित्र उत्कीर्ण किया जाता था जिसे अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। ऐसी लिपि का विकास हुआ है। फिर भी इन क्षेत्रों पे बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा छोड़ी गई पुरावस्तुएं जैसे आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार या मुहरें, दूसरे शब्दों में कहें पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विषय में और क्या और कैसे जानते हैं या अन्वेषण करने के मुताबिक करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य व्याख्या कैसे करते हैं। जो हमें मिले हैं पुरातत्व के द्वारा, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं वो किस प्रकार से व्याख्या करते हैं, ऐसी बातें हैं। पहले कह रहे हैं कि परिभाषा, देखो ये रहा एक हड़प्पाई मुहर है। हड़प्पाई मुहर के बारे में ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। ये देखिए, आप समझ पा रहे हैं ये क्या लिखा गया है।
ये कुछ लिखा गया है, ये जो आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये कुछ लिखा गया है, हम नहीं पढ़ सकते, ना अभी तक पढ़ा जा सकता है। ये देखिए किसी जानवर का चित्र छापा गया है। मुहर का मतलब ये होता था जैसे कोई सामान हुआ, जैसे ईरान इराक से ये लोग व्यापार किया करते थे, व्यापार करने के सिलसिले में जैसे किसी बोरे में एक सामान भर दिए, पूरा सामान भर दिए, गेहूँ चावल जो भी हो वो भर दिया उन्होंने, और उसके बाद उसको भेज दिया, लेकिन रास्ते में उसको चोरी होने या बदलने का खतरा रहता था, इसलिए मुहर का विकास किया गया। मुहर क्या होता था कि उसको रस्सी से बांध के मिट्टी के छेप लगा के उसमें एक विशेष प्रकार की आकृति का छाप छोड़ दिया जाता था। छाप छोड़ने से क्या होता था कि वो अगर उस बोरी के साथ या उस गट्ठर के साथ छेड़खानी होगी तो वो छाप डैमेज होगा, और डैमेज होने का मतलब है उस पत्थर के साथ, उस बोरी या उस सामान के साथ छेड़खानी की गई है। इस आधार पे मोहरों को किया जाता था, क्योंकि विशेष प्रकार के जानवरों को छाप दिया जाता था, जैसे जानवर कई मिले हैं, कई जानवरों के मिले हैं, विशेष प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, या कोई अक्षर लिख दिया जाता था जो उनके विशेष प्रकार में समझ होती थी। अब वो कैसे होता था इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं जानते हैं। अब पुरातात्विक शब्द परिभाषा दे रहे हैं कि संस्कृति क्या होती है। देखिए यहाँ पे संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति यानी कल्चर। व्हाट इज कल्चर? कल्चर शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र व कालखंड से संबंधित होते हैं। कह रहे हैं कि संस्कृत उसे कहते हैं जो विशेष शैली के साथ, विशेष शैली हो उनकी, और एक विशेष कालखंड और विशेष भौगोलिक क्षेत्र पे निवास करते हो, ऐसे मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें आदि हैं। अब आगे देखिएगा, ये कुछ मोहरे फलके के बारे में दिया गया है, आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में बढ़िया से छापा गया है। न्यू एनसीईआरटी है, रंगीन बनाया गया है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये चित्र थोड़े ब्लैक एंड वाइट थे, न्यू एनसीईआरटी और अच्छी हो गई है। चलिए यहाँ पे दे रहा है एक बात और, मैं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बातें कर रहा हूँ। इसमें दे रहा है बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, आपको बताने की ज़रूरत है, फिर भी बता देता हूँ। बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व लिखूँ या बीसी लिखूँ? ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एडी, एनोडीमो, ईस्वी लिखते हैं, ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ऐसे डिनोट किया जाता है। इसके बारे में बहुत बढ़िया से लिखा गया है। ये मैप छोटा सा दिया गया है, इस मैप के बारे में मैंने वीडियो में चर्चा किया था आज के 2 साल पहले, 2 years ago मैंने ये वीडियो आराम से मैंने मैपिंग बनाई थी, भारत की मैपिंग बनाई थी, और हड़प्पा संस्कृति के मुख्य बातें कर दिया था। हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा किया था, वहाँ जाके आप देख सकते हो। वहाँ से आपको बहुत अच्छी, इस वीडियो के लिए बहुत अच्छा लिंक मिलेगा आपको। लिंक मीन्स आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा, मैंने बताया था मांडा सबसे उत्तरी छोर है, रावी चिनाब नदी के तट पर है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा संस्कृति क्यों कही जाती है इसको? क्योंकि हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 विशाल नगर थे। कुछ वैज्ञानिक, कुछ पुरातात्विक मानते हैं कि ये दोनों राजधानियाँ थी। कुछ लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो राजधानी थी, कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा, और कुछ लोग कहते हैं दोनों राजधानियाँ थी। कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, मिताहल, चहुंदड़ो, बालाकोट, धौलावीरा, मुझे अच्छे से याद है। इन सब सारे के सारे जितने भी स्थान हैं सबके बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है, इसलिए मैं इसको यहीं से ड्रॉप कर दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, आपको मिल जाएगा हड़प्पा संस्कृति करके। मैंने 3-4 वीडियो डाला है, 3 वीडियो डाला है, बहुत दिन हो गए। ये देखिए आरंभ, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। हड़प्पा में अनेक संस्कृतियाँ पहले भी विकसित थी, क्योंकि इतिहास क्या था, इतिहास मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बातों को। जैसे इतिहास की शुरुआत कैसे हुई? मनुष्य बना,
पहले जान कैसे बने, बंदर से जब मनुष्य बना तब से इतिहास बोल रहा हूँ। मनुष्य बना तो अनेक प्रकार के दौर से गुजरा, जैसे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आई। अनेक दौर गुजरने के कारण वही लिख रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के पहले अनेक संस्कृतियां भी अस्तित्व में। हो सकता है हड़प्पा संस्कृति के पहले भी कोई संस्कृति रही हो जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जान रहे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी जो चीज़ें नहीं पता उसके बारे में हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी। विशिष्ट, यहाँ की हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? इनकी विशेषता यह थी कि ये विशेष, इनके कुछ विशेष थे। सुनियोजित नगर हुआ करते थे। सुनियोजित नगर मतलब, सुनियोजित नगर से मतलब ये था कि यहाँ के शहर, जैसे मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में जो नगर बना है उसकी नींव पहले बनाई गई और नींव से एक हिस्सा भी बाहर कोई भी मकान नहीं बनाया गया। इसका मतलब ये है कि मोहनजोदाड़ो शहर पहले फरमाया गया होगा, पहले उसको मैपिंग किया गया होगा, पहले प्लानिंग की गई होगी, फिर मजदूर लगे होंगे, नींव डाला गया होगा, फिर नगर बसाया गया होगा। पूरा सुनियोजित तरीके से बना है। और यहाँ की जो ईंटें थी, पकी हुई ईंटें थी, भट्टियों में पकाई जाती थी, ईंटों को पका के बनाया जाता था। ये चीज़ें बहुत विशेष है। और जम्मू कश्मीर से लेके गुजरात तक और सुतका गंडोर बलूचिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक सभी जगह हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में ये जो ईंटें हैं ये समान आकृति और समान आकार की पाई जाती थी। इनमें आकार में काफ़ी समानता थी, एकदम समानता थी। ये चीज़ें इसको हड़प्पा संस्कृति को बहुत विशेष बना दिया। हुआ क्या था, जब हड़प्पा संस्कृति की खोज दयाराम साहनी किया हड़प्पा शहर का, तो एक क्रेज़ लग गया कि ये शहर कहाँ से आया है। अभी तक तो हम वैदिक युग जानते थे कि वेदों में लिखा गया जो वैदिक काल है वो सबसे पुराना है भारतीय इतिहास में। लेकिन जब ये पता चला कि हड़प्पा संस्कृति एक नई संस्कृति है जो मेसोपोटामिया की संस्कृति के समान है, मेसोपोटामिया की संस्कृति के समकालिक है, और यहाँ पे सुनियोजित तरीके से नगर बनाया गया, यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, नालियों की सुव्यवस्थित तरीके से नालियाँ बनती थी, घरों के आंगन में बृहद स्नानागार हुआ करता था, और तो और ये नाव से दूसरे देशों में दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार किया करते थे। ये सब जब देखा गया ना, तो आज की जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो ताज्जुब में आ गए, बोले कि अरे वाह क्या व्यवस्था है। आज भी आप शहरों में देखिए खुली नालियाँ मिलेंगी, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में नालियों को ढकने के लिए ईंट या तो बड़े बड़े पत्थर के शैलों का प्रयोग किया जाता था। नालियाँ बनती थी, नालियों को ढका भी जाता था। नालियों को ढकने के साथ साथ नालियों के साफ करने के लिए कुछ दूरी पे कुंड बनाए जाते थे, गड्ढे बनाए जाते थे, आधुनिक व्यवस्था की तरह गड्ढे बनाए जाते थे, और नालियों की सफाई हुआ करती थी। आगे सब बातें लिखी गई इसी एनसीईआरटी में। सफाई हुआ करती थी। सफाई के बाद एक जगह पे सफाई का साक्ष्य कैसे मिला, शायद लोथल की बात है, लोथल और मोहनजोदाड़ो की बात है। यही एनसीईआरटी में लिखा है कि जहाँ पे गड्ढा था नाली का, वहाँ पे कुछ बालू या कुछ गंदगी पाई गई जब हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि नालियों की सफाई तो रेगुलर होता था, लेकिन निकलने वाले कचरे को हटाने का बहुत व्यवस्था नहीं थी। आगे की बातें करेंगे, अभी आएगा। विशिष्ट प्रकार के मृदभांड शैली से संबंधित थी। इस संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर थी। बस्तियां छोटी छोटी बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन सुनियोजित होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने के संकेत मिलते हैं, अन्य स्थलों के त्याग किए जाते हैं। और आगे लिखा गया है निर्वाह के तरीके। इनके निर्वाह का तरीका क्या था, जीवन पालन कैसे करते थे ये लोग, ये देखा गया है। विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थान पनपी जहां पहले आरंभिक अस्तित्व में था।
हड़प्पा संस्कृति के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से उत्पाद प्राप्त करते थे, यानी कृषि करते थे, जिसमें जानवर, मछली भी शामिल थे। जले अनाज के दाने, बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। सब चीज़ें पुरातत्व पे आधारित हैं, कुछ बातें लिखित नहीं मिली हैं, सब अंदाजा गया है, एक गेस किया गया है कि ये हो सकता है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल हैं। ये दाने मिलते हैं। हाँ, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा, तो इस पर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाऊँगा। और यहाँ पे लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, और यहाँ जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या अच्छा है, आपको क्या अच्छा लगता है वीडियो में, क्या कैसे मैं करूं। और मैं यूट्यूब पे रोज़ आए दिन लाइव आता रहता हूं। आप चाहे तो मुझे यूट्यूब पे लाइक कर सकते हो, यूट्यूब नहीं सॉरी फेसबुक पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा नाम देख लीजिए, ये रहा, फेसबुक पे मेरी आईडी है ये, आप जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हो। चलिए वीडियो पे आते हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों पे पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की हड्डी, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियां शामिल हैं। यानी इन लोगों को ये जानते थे, इन जानवरों को जानते थे। पूरा प्राण विज्ञानियों द्वारा या जानवरों द्वारा संकेत मिलता कि ये सभी जानवर पालतू थे, ये पालतू जानवर रखते थे। जंगली प्रजाति वाराह, सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिलती हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय द्वारा इसके मांस को खरीदते थे। नहीं पता भाई, मैंने कहा ना कि मैप देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है, कुछ बातें आप देख सकते हो। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। वास्तविक कृषि की विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। जुते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था। ये प्रश्न है कि करते थे छिड़काव कि नहीं। मुहरों के संकेत में रेखांकन तथा मृण मूर्तियों द्वारा यह इंगित होता है वृषभ की जानकारी इनको थी। इस आधार पर पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन स्पष्ट तरीके से नहीं है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हमने कहा ना, चोलिस्तान के कई स्थानों और बनौली हरियाणा में मिट्टी के बने हल मिलते हैं। बनौली है हरियाणा की, बनौली में मिट्टी के हल मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके किसी भी परीक्षा में आ सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। कई जगह पे जुते हुए खेतों में समकोण काटते हुए हुआ, जैसे ये जुताई हुई इधर ऐसे हुआ। दूसरी जुताई जो हुई मान लो ऐसे हो गई, ऐसे हुई, थोड़ा सा यहाँ पे जाके समकोण कटा। इससे क्या पता चलता है कि ये एक साथ दो फसलों को उगाया करते थे। फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त हथियारों का प्रयास किया गया है, औजारों का पहचानने का प्रयास किया गया है। ये लोग लकड़ी के हत्थों के बिठाए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर कांसे का प्रयोग करते थे। यहाँ पे नहीं लिखा है, कांसे का प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है जहाँ संभवतः कृषि की आवश्यकता होती है। अफगानिस्तान में शोरतगुई नामक स्थान पर हड़प्पा स्थलों पर नहरों के अवशेष मिले हैं इस स्थान पर, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला। संभवतः प्राचीन नहरें बहुत पहले से गाद में भर गई, हो सकता है कुओं के पानी से इनका सिंचाई होता था। ये देखो पकी हुई मिट्टी का एक वृषभ मिला है,
हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में, जिससे पता चलता है ये बैल का प्रयोग करते थे, इनको बैलों की जानकारी थी। धौलावीरा गुजरात में जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था। ये बातें हैं। पुरातत्व वस्तुओं का पहचान कैसे किया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात लिखा गया है, आ सकता है। ये देखिएगा धौलावीरा में मिले अवशेष कैसे कैसे हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए अब छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो। अब मैं मोहनजोदड़ो की बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो लिंक मिलने में अब समस्या आ रही है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दूँगा। और बस इतनी सी बात थी। अब नेक्स्ट वीडियो मोहनजोदड़ो पे होगा। धन्यवाद।